नमस्कार, लोकतंत्र 2017 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में आखिरी दौर की वोटिंग जारी। पहले 2 घंटे में 10% से ज्यादा मतदान। वाराणसी और गाजीपुर समेत 7 जिलों की 40 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। मणिपुर में दूसरे चरण की 22 सीटों पर मतदान। 11 बजे तक 45% से अधिक वोटिंग। इलोम शर्मिला और मुख्यमंत्री बोबी सिंह समेत मैदान में 98 उम्मीदवार। मतदान के लिए चुनाव आयोग की पुख्ता तैयारियां। दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमा सील। अति संवेदनशील बूथों पर खास नजर। उत्तराखंड की कर्णप्रयाग और उत्तर प्रदेश की अलापुर सीट पर मतदान की तैयारियां पूरी। कल डाले जाएंगे वोट। प्रचार थमने के बाद घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में आखिरी दौर के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। कतार में खड़े वोटर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं पहली बार वोट डालने वाले और बुजुर्ग भी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें मणिपुर की हैं। वोटिंग के लिए लाइनों में खड़े लोग दिख रहे हैं। साथ ही आप उत्तर प्रदेश से भी तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर लोग जो हैं बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी चरण का मतदान है। दोनों ही जगहों पर लोगों में खासा उत्साह है। और मणिपुर की बात की जाए तो वहां के लोगों ने लगता है कि पिछले चरण में जो रिकॉर्ड वोटिंग की थी उसे भी तोड़ने का मन बना लिया है। 84% वोटिंग हुई थी और इस बार लगता है कि ये प्रतिशत बढ़ेगा। समय से पहले लोग अपने बूथों पर आ गए और वोट डालने के लिए कतारबद्ध हो गए और ये संख्या दिन चढ़ने के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों की 40 सीटों पर आखिरी दौर के लिए मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटी हुई है। लोग वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने भी पूरी तरह से अपनी तैयारियां की हैं, सतर्क है। इस दौर के लिए 7 जिलों की 40 सीटों में से 37 पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि सोनभद्र जिले में रॉबर्ट्सगंज और द्विंद्वी के साथ चंदौली जिले की चकिया विधानसभा सीट पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। इन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 7वें दौर की 40 सीटों पर 535 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। इनमें से 51 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। मतदान के लिए कुल 14,458 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अंतिम चरण में 1,41,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें 64,76,000 महिलाएं हैं। और आपको बता दें कि यूपी की जिन 40 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र और भदोही जिले की सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश की 402 सीटों के लिए मतदान पूरा हो जाएगा, जबकि 9 मार्च को अंबेडकर नगर की अलापुर सीट पर वोटिंग के साथ ही प्रदेश की सभी 403 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यूपी के 7 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। उनमें मिर्जापुर, वाराणसी और भदोही भी शामिल हैं। आप इन तस्वीरों में लोगों को मतदान के लिए कतारबद्ध देख सकते हैं। और ये कतार जो है वो सुबह से ही लगी है, बल्कि कुछ बूथों पर, कुछ केंद्रों पर तो समय से पहले लोग आ गए और अपनी लाइनों में लग गए। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरी चरण में मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। महिलाएं भी कतारबद्ध है। उन्हें पता है कि उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, घरों से निकलकर आज वोट डालना है। और युवाओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही जो बुजुर्ग हैं वो भी भारी तादाद में इन कतारों में दिख रहे हैं। और सीधा रुख करेंगे वाराणसी का, जहां से कृति मिश्रा हमारे संवाददाता पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। कृति, 11:30 बज चुके हैं और लोगों में काफी उत्साह है। इस वक्त कहां तक पहुंचा है अगर हम बात करें वोटिंग प्रतिशत, और फिलहाल कतारों में क्या और वृद्धि देखी जा रही है?
जी हाँ अमृता, देखिए लोकतंत्र का महायज्ञ जारी है और लोग लगातार आ रहे हैं अपनी आहुति देने के लिए। जो आखिरी अपडेट हमें मिला था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें कहा गया था कि 15% के पार वोटिंग हो गई है और ये जो आंकड़ा है इसमें वृद्धि होने की पूरी उम्मीद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कतारें लगी हुई हैं, लोग सर्पेंटाइन लाइन बना रहे हैं अपना मत का प्रयोग करने के लिए। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं, फिर वो चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा वोटर हो, वृद्ध वोटर हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो, सभी में उत्साह देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय इलेक्शन कमीशन को भी हमें देना पड़ेगा अमृता, की जिस तरह से उन्होंने मतदाताओं को जागरूक किया है उसी का नतीजा है कि लगातार हम देख रहे हैं कि वोटर टर्नआउट जो है उसमें वृद्धि है। और इस बार भी उम्मीद है कि जब शाम को 5 बजे तक वोटिंग जो टाइम है उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन आंकड़ा देगा उसमें पिछले बार जो यहाँ पर असेंबली चुनाव हुए थे उसमें तकरीबन 57% का वोटर टर्नआउट था। तो इस बार उम्मीद है कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा। जी अमृता। बिल्कुल कृति, आप बनारस में है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहर है ये, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पर, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, रोड हो, विकास हो, वहाँ की स्थानीय लोकल समस्याएं हो, जिससे लोग आज इस अभी तक उबर नहीं पाए हैं और ये सारी समस्याएं बनारस के स्टेटस से मैच नहीं करती हैं। तो क्या लोग आज इन मुद्दों को लेकर ही निकले हैं वोट करने के लिए, या फिर हमेशा जो देखा जाता रहा है जातीय समीकरण इससे अछूता नहीं रहेगा वोटिंग पैटर्न? जी हाँ, देखिए अमृता, अगर हम वाराणसी की बात करें तो देखिए मार्क ट्वाइन ने कहा था कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है। तो ये पुरानी सभ्यता है और इसकी अपनी तकलीफें हैं, क्योंकि देखिए ट्रैफिक जो एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर अमूमन आप लोगों से बात करिए तो यही बोलेंगे कि जो ट्रैफिक है वो बहुत बड़ी मुसीबत है। साथ ही जो रोड है उसकी हालत खस्ता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो उतना ठीक नहीं है। जो गंगा की सफाई की लगातार बात हो रही थी, कहीं ना कहीं वो रिजल्ट अभी मैच नहीं हो पाया है। जो बुनकर हैं यहाँ पर, बनारसी साड़ी बहुत फेमस है, बुनकर हैं, उनकी अपनी समस्या है। साथ ही जो मल्ला केवट हैं, जो मछुआरे हैं, जो गंगा के किनारे रहते हैं, तकरीबन 1500 ऐसी फैमिलीज हैं, उनके अपने मुद्दे हैं। तो अमूमन हर जो सेक्शन है सोसाइटी का उनके अपने मुद्दे हैं। लेकिन देखिए अमृता, ये विडंबना है हमारे समाज की कि हमारा जो इलेक्शन, जो चुनावी प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं जाति और धर्म से अछूता नहीं रह गया। फिर चाहे वो हमने इलेक्शन कैंपेन में देखा हो, बात करने में लोग हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं जहन में उनके और जाति और धर्म का फैक्टर जरूर है। बिल्कुल अमृता। कृति, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मतदान को लेकर लोगों के बीच खासा उत्साह है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग वोट करने पहुंच रहे हैं। मतदाता अगली सरकार से विकास की गति को तेज करने की उम्मीद कर रहे हैं। हर नागरिक को और खास तौर से औरतों को निकलना चाहिए और अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर वो अपना अधिकार नहीं जानेंगे तो उनको स्वयं नहीं पता चलेगा कि हमारा अधिकार क्या है। ये कोई सरकार से कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि वो भी जो भी काम करेगी वो अच्छा करेगी और जनता के लिए हर चीज अच्छी कदम उठना है। आदमी तो उम्मीद यही लगाता है कि सरकार आवाम के लिए काम करे, पब्लिक के लिए काम करे। अब इसके पहले जो हमारे विधायक थे एक बार भी हमारे पाए नहीं, रोड पूरी खराब बनी हुई है, सीवर लाइन लगे 1 साल हो गया लेकिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने वाराणसी में वोट डाला तो रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में मतदान किया। वहीं अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में वोट डाला, जबकि कांग्रेस नेता और पिंडरा विधानसभा से उम्मीदवार अजय राय ने वाराणसी में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और सीधा रुख करेंगे कृतिका। कृति, अगर हम पिछले 2012 की बात करें तो 23 सीटों पर एसपी ने जीत हासिल की थी और उसके बाद अगर बीजेपी की बात करें 4, बीएसपी 5 पर थी। लेकिन इस बार जितना जोर लगाया, केंद्रीय मंत्री आ गए, खुद प्रधानमंत्री 3 दिन तक वाराणसी में थे। क्या लग रहा है कि बीजेपी कितनी टक्कर दे पाएगी इस बार और क्या माहौल लग रहा है वहां पर, क्योंकि बहुत ज्यादा जोर शोर से पूरी आजमाइश और कोशिश की गई है। जी हाँ, देखिए अगर मैं सियासी इक्वेशंस की बात करूं अमृता, तो ये जो पूर्वांचल का हिस्सा है और पूरे पूर्वांचल को कहा जाता है कि जो यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देता है उसी को प्रदेश में राज करने का मौका मिलता है। तो ये जो 40 सीट्स हैं ये काफी अहम है सारी पार्टियों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत से लग रहा था कि किसी एक
फेवर में लहर नहीं है, तो कई लोग ऐसा कयास लगा रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हंग असेंबली हो जाए। तो ये जो आखिरी चरण था उसमें सारी ही पार्टियों ने जान फूंक दी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए। और अगर मैं वाराणसी की बात करूं तो देखिए, प्रेस्टीज का एक मुद्दा है बीजेपी का, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी भी साख दांव पर लगी है, क्योंकि चंदौली देखिए तो वो गृह मंत्री का जो गृह क्षेत्र है वो है। साथ ही वहां से एमओएस जो हैं महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी के, वो भी वहां से आते हैं। साथ ही एक और कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल, वो मिर्जापुर से ताल्लुक रखती हैं। मनोज सिन्हा जो रेल राज्य मंत्री हैं, वो गाजीपुर से आते हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी भी साख दांव पर लगी। और वाराणसी खासकर, क्योंकि देखिए टिकट बंटवारे के बाद कई ऐसी कयास लगाए जा रहे थे, रिपोर्ट ऐसी आ रही थी कि जो बीजेपी का अंदरूनी धड़ा है वो नाखुश था टिकट बंटवारे के बाद, क्योंकि जो 7 टाइम एमएलए यहां पर वाराणसी साउथ से रहे हैं उनको टिकट नहीं मिला। हालांकि कोशिशें बहुत की गई सारे लोगों को साथ लेकर चलने की, और बीजेपी ने, आपने देखा प्रधानमंत्री किस तरह से उन्होंने 3 दिन से ज्यादा यहां पर कैंप किया, लोगों को लुभाने की कोशिश की। लेकिन अब अंतिम फैसला वाराणसी और ये जो पूरी 40 कंस्टिट्यूएंसीज हैं वहां की जनता को करना है। बिल्कुल कृति, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश के आखिरी दौर में 535 उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 7 जिलों की 40 सीटों पर बीएसपी सभी 40 सीटों पर मैदान में है। बीजेपी 32, समाजवादी पार्टी 31, आरएलडी 21 और कांग्रेस 9 सीटों पर मैदान में है, जबकि 139 सीटों पर निर्दलीय भी खड़े हैं। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो 24 उम्मीदवार वाराणसी कैंट से आमने सामने हैं, जबकि सबसे कम 6 उम्मीदवार केराकाट सीट पर हैं। और पिछले चुनाव की हम बात करें तो 23 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी अव्वल रही थी। बीएसपी को 5, बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 5 सीटें अन्य के खाते में गई थीं। उत्तर प्रदेश की अलापुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां मंगलवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। अलापुर सुरक्षित सीट है और इसके लिए कल मतदान होगा। अंबेडकर नगर जिले में पड़ने वाले अलापुर सीट पर 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा क्षेत्र के 3,23,000 से ज्यादा मतदाता कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें 1,47,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग ने कुल 236 मतदान केंद्र और 346 बूथ बनाए हैं। 22 आदर्श पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि अलापुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चंद्रशेखर कन्नौजिया चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन प्रचार के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। इसके बाद से आयोग ने अलापुर विधानसभा सीट का चुनाव स्थगित कर दिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से अब चंद्रशेखर की पत्नी संगीता कन्नौजिया चुनाव मैदान में हैं। और प्रदेश के आखिरी चरण के चुनाव के साथ हरदोई जिले की सोयाजपुर विधानसभा में बूथ नंबर 294 पर दोबारा मतदान हो रहा है। 19 फरवरी को हुए मतदान के दौरान इस बूथ पर दोपहर में ही ईवीएम बंद कर दिए जाने का आरोप लगा था। इसके बाद से निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान की मंजूरी दी। स्टैटिक मजिस्ट्रेट से लेकर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को पूरे समय निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। रोशनपुर बूथ पर कुल 1346 मतदाता हैं, जिनमें 647 महिला और 699 पुरुष मतदाता हैं। और कृति मिश्रा हमारे साथ बनी हुई है वाराणसी से। कृति, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन यहां पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद मणिपुर की भी बात करेंगे, जहां पर भी आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात मणिपुर की। मणिपुर में भी दूसरे और आखिरी दौर का मतदान चल रहा है। इस दौर में 6 जिलों की 22 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं।
वोटिंग को लेकर यहां भी लोगों में काफी उत्साह है। मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की खासी तादाद नजर आ रही है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ नजर आ रही है। मणिपुर में दोपहर 3 बजे तक ही लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। राज्य के 6 जिलों में करीब 4 लाख महिला मतदाता समेत कुल 8 लाख मतदाता आज 98 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रही हैं। यूनाइटेड नगा काउंसिल की ओर से आर्थिक नाकेबंदी और उग्रवादी संगठनों के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। आपको बता दें कि मणिपुर में पहले चरण के लिए 4 मार्च को वोट डाले गए थे। 4 मार्च को 38 सीटों पर रिकॉर्ड 84% मतदान हुआ था और सुबह से ही जिस तरीके से वोटिंग दिख रही है, लोगों में उत्साह दिख रहा है। समय से पहले लोग दुर्गम इलाकों में भी अपने पोलिंग बूथों पर जाकर वोट डाल रहे थे, तो यही लग रहा है कि पहले चरण का भी रिकॉर्ड टूटेगा। मतदाताओं में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। मणिपुर के दूसरे दौर में भी बड़ी तादाद में महिला मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। महिला मतदाताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। मणिपुर का सेनापति इलाका, पहाड़ों के बीच का यह विहंगम दृश्य और इन पहाड़ों के बीच में चल रहा है मतदान का काम। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़ी संख्या में पुरुष, सारे लोग मतदान के लिए खड़े हैं। आप देखिए, इनमें बहुत सारे लोग इस बात से प्रभावित हैं कि यहाँ 3 महीने से अधिक हो गए आर्थिक नाकेबंदी लगी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने आर्थिक नाकेबंदी के बावजूद, अपने जीवन की किल्लतों के बावजूद यहाँ आकर लाइन में खड़ा होना स्वीकार किया और वे मतदान कर रहे हैं। आइए हम पूछते हैं कि क्यों वे मतदान में भाग ले रहे हैं जब दिक्कतें हैं। What's your name? Here, Priscilla. Okay. So why you have come to vote? What you want from the polling? Okay. I'm very happy that Benin belongs to the democracy country, and I'll be voting for whom I want to vote for us. And I'm here to vote just to upgrade the economic status, that is to remove unemployment and poverty. So देखिए, महिला के रूप में उन्हें चिंता इस बात की है कि यहाँ विकास की क्या स्थिति है, यहाँ रोजगार की क्या स्थिति है, और अन्य जो मामले हैं उनके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है। आइए एक बार फिर पूछते हैं, युवा हैं, ये छात्र हैं, पढ़ती हैं। आपका क्या नाम है? सोफिया। आपने क्या चाहती हैं आप इस वोट के माध्यम से? इस वोट से हम चाहते हैं कि पढ़ाई अच्छा हो और अच्छा जॉब मिले फ्यूचर में। आज महिला दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप मणिपुर में महिलाओं को कैसा देखना चाहती हैं? हम देखना चाहते हैं कि इधर का महिला को बहुत रिस्पेक्ट मिले और अच्छे से जी सके हम विदाउट एनी फियर, उतना ही चाहते हैं हम। हालांकि मणिपुर में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर महिलाओं को पुरुषों से या इस समाज के कुछ परंपराओं और ऐसी कुरीतियों से डर लगता है, तो इसका मतलब है कि मणिपुर को भी महिलाओं के मामले में काफी आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये लंबी कतारें, महिलाओं की ये लंबी कतारें और उनके अंदर वोट देने की जो जिज्ञासा है, वोट देने की जो इच्छा है, वह इस बात को दर्शाती है कि मणिपुर महिलाओं को राजनीति में भी प्रतिनिधित्व देने में आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक मणिपुर में राजनीति में महिलाएं बहुत ही कम संख्या में है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ मणिपुर के सेनापति से अखिलेश सुमन। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कृति मिश्रा भी वाराणसी से बनी हुई हैं, साथ ही मणिपुर से अखिलेश सुमन भी जुड़ रहे हैं सेनापति से। लेकिन सबसे पहले अखिलेश जी का रुख कर लेते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है अखिलेश, और आपने महिलाओं से भी बात की। हमने देखा कतारों में काफी संख्या में महिलाएं थीं और उत्साह भी उनमें नजर आ रहा है। वो जानती हैं उनके मुद्दे क्या हैं और किस मुद्दों को लेकर उन्हें वोट करना है। क्या लगता है जो पहला चरण था उससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जाएगा? क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं कतारों में वृद्धि होती चली जा रही है। देखिए अमृता, अभी तक का जो आंकड़ा है चुनाव आयोग ने जो भेजा है उसके मुताबिक 45% मतदान हो चुका है 11 बजे तक जी। मतलब 7 से 11 बजे तक 4 घंटे के अंदर यहाँ 45% हो गया है और 4 घंटे और बचे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि जिस तेजी के साथ यहाँ मतदान हो रहा है, इस बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, तो 90% के करीब भी जा सकता है वो आंकड़ा। और पहले भी ऐसा माना जाता रहा है कि जिस तरीके का मतदान वैली में होता है, जो घाटी का इलाका है, समतल का इलाका है, उसी तरह प्रतिस्पर्धा बनती है जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें मतदान होता है। तो क्योंकि समतल इलाके में 86% मतदान हुआ है, तो इधर उसे देखकर लोग और ज्यादा करने की कोशिश करते हैं कि मुद्दे ऐसे हैं
जो एक दूसरे के प्रतियोगिता में खड़े हो जाते हैं। जी। जो अभी यहाँ का जो सामान्य मुद्दा है, एक जो आर्थिक नाकेबंदी लगी हुई है, ये जो इलाका है जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, सेनापति का इलाका, यह दरअसल आंदोलन का केंद्र बिंदु है। जो नागालैंड से जो सड़क आती है सामान लेकर, वो इसी इलाके से गुजरती है और यही इलाके में किसी भी प्राइवेट व्हीकल को नहीं जाने दिया जाता। तो ये वैसा इलाका है जहाँ के लोग आंदोलन में भी भाग ले रहे हैं और वे मतदान में भी भाग ले रहे हैं। तो यह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ की राजनीतिक तरीके से वे अपने मन की बात, इच्छा को जाहिर करना चाहते हैं। और जहाँ तक महिलाओं की बात है तो आपने सुना कि उनके लिए नगा मुद्दे तो है ही अहम, लेकिन उनके जिंदगी के मुद्दे ज्यादा अहम है। जबकि आप पुरुषों से अगर बात करेंगे तो उनके नगा का मुद्दा जो है वो ज्यादा अहम है, जो राजनीति का मुद्दा है वो ज्यादा अहम है। तो ये फर्क यहाँ खास तौर से दिख रहा है अभी तक। बिल्कुल, यानी कि दुर्गम और पहाड़ी इलाके के लोग एक तरह से compete करना चाहते हैं समतल इलाकों से, और ये हमेशा देखा जाता है। और मुद्दों को लेकर भी दोनों में एक लड़ाई चलती रहती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मणिपुर से, यहाँ पर एक बुजुर्ग को आप देख सकते हैं, वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने वोट किया है। लोगों में काफी उत्साह है और अखिलेश सुमन ने हमें पहले भी बताया था कि कई पोलिंग बूथों पर लोग सुबह 5 बजे से ही आ गए थे कतारबद्ध होने के लिए। उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां पर वोटिंग 7 बजे शुरू हो रही है, 2 घंटे पहले लोग आ जाते हैं। उन्हें पता है कि उनके वोट की कीमत क्या है और उसे उन्हें अदा करना है। मणिपुर की जनता को इसका श्रेय देना होगा। लोकतंत्र के लिए जो सबसे अच्छी बात है वोट करना, उसे उसकी अहमियत को वो जानते हैं। और 84% रिकॉर्ड वोटिंग पहले चरण में हुई और लगता है ये रिकॉर्ड, जैसा कि अखिलेश भी बता रहे थे, 90% तक जा सकता है। लोग भारी संख्या में घरों से निकले हैं और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही दिलचस्प है अखिलेश में इस बार मणिपुर का जो मुकाबला है, क्योंकि इरोम शर्मिला अपने अनशन के बाद अब वो राजनीति में उतरी हैं और सीधे मुख्यमंत्री को टक्कर देने के लिए उतरी हैं। तो इस बार जो ये वर्चस्व की लड़ाई है, खासकर अगर मैं बीजेपी की भी बात करूं कि क्या वो इबोबी का वर्चस्व तोड़ पाएगी, क्या राजनीतिक सिनेरियो वहां का बन रहा है? देखिए, इरोम शर्मिला का जो प्रयोग है वो प्रयोग महज चुनाव के घोषणा के ठीक पहले उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि वो 16 साल से अनशन पे बैठी हुई थी और एक तरीके से कहें कि राजनीति से उन्होंने पूरी तरह किनारा कर लिया था और राजनीति के खिलाफ वो खड़ी थी, जो मुख्यधारा राजनीति होती है। तो अचानक जो उन्होंने निर्णय लिया चुनाव में भाग लेने का, और उन्होंने इतने कड़ी शर्तें लगाई अपने उम्मीदवारों के खिलाफ, उम्मीदवारों के बारे में कि उम्मीदवारों को ये मापदंड, इन मापदंडों पे खड़ा उतरना चाहिए। तो ऐसे में उन्हें बहुत उम्मीदवार नहीं मिल पाए क्योंकि उनके पास समय कम था। एक उम्मीदवार को उन्होंने कैंसिल किया, नॉमिनेट करने के बाद उन्होंने एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी कैंसिल की। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह के राजनीति वो स्वच्छ राजनीति करना चाहती है, वैसी राजनीति अभी थोड़ी मुश्किल में है। अभी पूरे देश में ऐसी राजनीति अभी थोड़ी मुश्किल में है और उनकी लड़ाई उन्होंने जिद करके इबोबी सिंह जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ने का फैसला किया, जबकि उन्हें लोग यह भी सलाह दे रहे थे कि आप कहीं और से लड़े तो शायद आपकी अपील और आपको आपकी जो विनेबिलिटी है, जीतने की जो ये जो स्थिति है वो ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन उन्होंने तय किया कि जिस तरीके से इबोबी सिंह का जो पूरा उनका जो मानना था इरोम शर्मिला का कि इबोबी सिंह के शासन से वो संतुष्ट नहीं थी, ना तो उन्होंने आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट पे कुछ काम किया, नहीं जो अनियमितताएं हैं सरकारी कामकाज के उन्होंने कुछ है किया, तो उन्हीं के खिलाफ खड़ा होना स्वीकार किया उन्होंने। अब यही देखना है कि जनता व्यवहारिक राजनीति के जो लोग हैं और जनता जो आदर्श राजनीति के जो लोग हैं, उन दोनों में जनता किसको चुनती है। बिल्कुल, ये देखना जहाँ से इबोबी सिंह खड़े हैं वहां पे बीजेपी के तो उम्मीदवार हैं, वो भी काफी दमखम वाले हैं, स्थानीय लोगों में उनका है। अब देखना है कि बीजेपी और कांग्रेस की जो सत्ता की ताकत है उसके सामने आदर्श और नीति की जो ताकत है उसमें जनता कितना प्रभावित होती है। रोचक, और अभी से कुछ कहना अभी पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि अभी लोग चुनाव में मतदान केंद्र पे जा रहे हैं, अपने मत को दे रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, बहुत ही अच्छी आर्थिक नाकेबंदी, लगाव के मुद्दे, कितना वोट आया लोगों के अपने मुद्दे, इन सब के बीच जनता किसे चुनती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और मणिपुर का चुनाव इस बार निश्चित रूप से दिलचस्प है, लेकिन लोगों के उत्साह की तो तारीफ करनी होगी कि लोग बड़ी तादाद में वहां पे निकल रहे हैं। कृति भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, कृति ने भी बताया कि वाराणसी में भी उत्साह जो है लोगों का चरम पर है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और पल पल की अपडेट जो है वोटिंग को लेकर हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर भी कल वोट डाले जाएंगे। यहां भी बीती शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में जमकर प्रचार किया। कर्णप्रयाग विधानसभा में करीब 91,000 मतदाता हैं।
45,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने भी मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। 12 फरवरी को एक सड़क हादसे में बीएसपी उम्मीदवार कुलदीप सिंह कनवासी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस वजह से चुनाव आयोग ने कर्णप्रयाग सीट पर चुनाव के कार्यक्रम में फेरबदल किया था। बीएसपी ने कुलदीप सिंह की पत्नी ज्योति कनवासी को कर्णप्रयाग सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उत्तराखंड की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 69 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान कराए गए थे। और इसी के साथ लोकतंत्र 2017 में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।